everyone, welcome to my channel. I'm glad that you tune in with me. Today I'm going to cover exercise number 5. This is the book of Allama Iqbal Open University BA, BS, BCom, English compulsory, and code is 1424. So viewers, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर ही है, यूनिट नंबर 1 है जो बेस करता है एकेडमिक राइटिंग पे, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. सो आज हम एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे. तो उससे देखते हैं हम आज. हियर इज अनदर टॉपिक, राइट एन एसे ऑफ 250 वर्ड्स. के यहाँ एक और टॉपिक दिया गया है जो एसे का टॉपिक है, जिसमें आपने वर्ड्स लिखते हैं 250. योर एसे शुड हैव एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टेटिंग द मेन आइडिया ऑफ द एसे. कह रहा है कि एसे को स्टार्ट में आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देना है, जो कि आपके मेन आइडिया को, जो आइडिया है ऐसे का, उसको एक्सप्लेन करना है. एटलीस्ट 3 बॉडी पैराग्राफ, कम से कम 3 बॉडी पैराग्राफ, जो मिडल की बॉडी होती है इसमें 3 पैराग्राफ होनी चाहिए. ईच पैराग्राफ विद इट्स मेन आइडिया, और हर पैराग्राफ का एक अपना मेन आइडिया होना चाहिए. एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, और उसके को सपोर्ट करने वाले दलाइल. एंड फाइनली कंक्लूडिंग पैराग्राफ, और एंड पे कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है दैट समराइजेस एंड स्टेट्स द की पॉइंट्स ऑफ ऐसे, जो समराइज करेगा या मेन पॉइंट्स को देगा ऐसे के. एंड नाउ द टॉपिक इज माय एम इन लाइफ, मीन मेरे लाइफ में जो मेरे एम या मेरे पर्पस या मेरे गोल हैं या ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं. इस पे ऐसे है. बिफोर यू सबमिट द फाइनल ऐसे वी वुड एडवाइस यू टू. कहते इससे पहले कि आप अपना ऐसे को फाइनल लिखें, तो उससे पहले कुछ एडवाइस यहाँ दी जा रही है. सो व्यूअर्स, लेट्स सी हमें क्या इंस्ट्रक्शन या एडवाइस दी जा रही है. रीड इट मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार पढ़ें. यू माइट नोटिस सर्टेन मिस्टेक्स, गैप्स आर प्रॉब्लम. ये पॉसिबल है कि आप जो है कुछ अपनी मिस्टेक्स को देखें, कुछ गैप्स या कुछ प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करें जब एक से ज्यादा बार आप रीड आउट करेंगे. रीडिंग एंड रिवाइजिंग इन्वॉल्व्स रीथिंकिंग योर आइडिया. ये जो रिवाइजिंग और हम लोग जब किसी चीजों को दोबारा से पढ़ते हैं तो वो हमें एक आइडिया देते हैं दोबारा से सोचने और पढ़ने का. रिफाइनिंग योर आर्गूमेंट्स, अपने आर्गूमेंट्स को बेहतर करने में मदद देता है. रीऑर्गेनाइजिंग, दोबारा से ऑर्गेनाइज करना पैराग्राफ्स में हेल्प करता है. एंड रीवर्डिंग सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को दोबारा से रीवर्ड करने में भी हेल्पफुल साबित होता है. सेकंड एडवाइस इज लुक फॉर careless errors such as misspelled word, incorrect punctuation and capitalizations. तो हमें जो हमारे जो केयरलेसनेस की वजह से जो एरर्स होते हैं, जैसे स्पेलिंग्स का में मिस्टेक हो जाना, पंक्चुएशन गलत लगा देना, या कैपिटलाइजेशन को ना करना, तो ये हमें इसमें करेक्शन के लिए एक मौका मिल जाता है. एरर्स आर harder to stop on a computer screen than on paper. तो कह रहे एरर्स आर, मुश्किल है रोकना कंप्यूटर स्क्रीन पर देन द पेपर, पेपर की निस्बत. इफ यू टाइप योर ऐसे ऑन अ कंप्यूटर, प्रिंट आउट अ कॉपी टू प्रूफ रीडर. तो कहते जब आप कंप्यूटर पे लिखे तो आपने क्या करना है, उसका एक कॉपी का प्रिंट लेना और प्रूफ रीडिंग करवानी, मीन किसी और से पढ़वाना है जिसे आप बेहतर पता हो. Have somebody else read the essay and tell you if there is anything that's unclear or confusing. So आप किसी को पढ़ने के लिए ऐसे दें और वो आपको बताए कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो अभी unclear है या confusing है, मीन कोई आइडिया जो है properly उसमें नहीं लिखा गया है, वो आपको पहले का बता देगा. तो सबमिशन से पहले आपने ये काम करना है. At this point, let us discuss the last and final point of this unit, and that is what is the appropriate writing style you should use when writing academic essay, formal writing style or informal writing style. So viewers, in previous lectures में आपको बता चुकी हूँ what is formal writing and what is informal writing. वही point यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जब आप appropriate writing style लिखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए what is formal style and what is informal style. When we write, we always write for a reader or audience. जब भी हम लिखते हैं तो हम एक target रीडर्स होते हैं, टारगेट ऑडियंस होती है जिनके लिए हम लिखते हैं. वी आल्सो ऑलवेज हैव अ पर्पस और अ रीजन फॉर राइटिंग, और हमेशा हमारे पास एक
पर्पज होता है, एक मकसद या एक वजह होती है लिखने की। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग अ लेटर, मिसाल के तौर पे अगर आप एक लेटर लिखते हैं, यू आर राइटिंग टू समवन हु विल रीड योर लेटर, तो आप किसी ऐसे के लिए लिख रहे हैं जो आपका जो लेटर है वो पढ़ेगा, रीडर और ऑडियंस, चाहे वो रीडर हो या ऑडियंस हो। यू आर राइटिंग द लेटर बिकॉज यू हैव अ रीजन, आप एक खत लिख रहे हैं क्योंकि आपके पास एक वजह है उस खत को लिखने की। It can be just saying hello to a friend, चाहे वो आप किसी फ्रेंड को just for hello लिख रहे हो, और inviting colleagues for an occasion, या colleagues को अपने किसी मौके पे invite करना चाह रहे हैं, are sending a condolence message to someone on close to you, या आप किसी को condolence message भेजना चाह रहे हैं जो आपके बहुत ही करीब है। तो audience and the purpose determine your style of writing. Actually आपकी ऑडियंस कौन है और आपका पर्पस क्या है लिखने का, वो आपका राइटिंग स्टाइल को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, if you are writing a letter to a friend, your writing style and your choice of word would be informal and friendly. फ्रेंड को लिखेंगे तो राइटिंग स्टाइल इनफॉर्मल होगा बिकॉज आप फ्रेंकली बात कर रहे होंगे, और फ्रेंडली होगा। But if you are writing a letter to your boss or to a bank or to any organization, your writing style will be formal, more polite, short and concise. अगर आप क्या लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं किसी बैंक को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपका स्टाइल क्या होगा, फॉर्मल होगा, पोलाइट होगा, शॉर्ट होगा और कंसाइज होगा। Therefore, always remember that it is very important to choose words that are appropriate for the readers you are writing to and the purpose of your writing for. So, क्या कह रहे हैं कि remember, ये चीज ध्यान रखें कि ये बहुत ही important है कि आप words की selection कैसे करते हैं। Appropriate readers के according जो writing होती है और purposeful होती है, वो एक, यानी कि वो जो है वो एक राइटिंग जो होती है वो एक मकसद के तहत लिखी जाती है। द वे वी राइट इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग डिफर्स ग्रेटली फ्रॉम द वे वी राइट टू अ फ्रेंड और अ क्लोज फ्रेंड। कह रहे हैं कि जो हम राइटिंग एकेडमिकली करते हैं या प्रोफेशनल करते हैं वो फार डिफरेंट होती है उस राइटिंग से जो हम किसी फ्रेंड के लिए या क्लोज वन के लिए लिख रहे होते हैं। द टोन डिफरेंट होता है, वोकैबुलरी, sentence structure all change as the occasions change. Tone, vocabulary, sentence structure सब कुछ change हो जाता है अगर आपका purpose या आपका occasion change हो जाता है। Inappropriate language use can demand your credibility, undermine your argument or distance your audience. So क्या कह रहे हैं कि इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो सही प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है वो डैमेज कर देती है आपकी क्रेडिबिलिटी को, अंडरमाइन करती है आपके आर्गुमेंट को, और डिस्टेंस मीन दूर कर देती है आपको आपकी ऑडियंस से। So this is very important कि आपने किस जगह फॉर्मल लिखना है और कहाँ इनफॉर्मल लिखना है। Using formal language doesn't mean that you have to sound boring. You can still use words imaginatively in formal writing. Imaginatively. So आप कह रहे हैं कि फॉर्मल राइटिंग का मतलब हरगिज नहीं आप बोर राइटिंग करें या अच्छे ना हो, आप अच्छी वोकैबुलरी और अच्छी फॉर्म की जो राइटिंग है वो भी आप फॉर्मल राइटिंग में कर सकते हैं। न्यूज रिपोर्टर्स यूज फॉर्मल लैंग्वेज, न्यूज रिपोर्टर फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, बट the words are rich and stimulating to keep the audience interested. लेकिन क्या है, वो उनके अल्फाज जो होते हैं वो रिच होते हैं, मीन वो अच्छे वर्ड्स होते हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं यानी कि अट्रैक्ट करते हैं या अपने रीडर को पढ़ने में की तरफ लाते हैं, अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट जो होते हैं वो कैच कर लेते हैं। When it comes to writing in English, there are two main style of writing. अगर हम इंग्लिश राइटिंग की बात करें, there are two main style, formal and informal. Consider these two examples. Here are two examples, so let's viewers find out these examples. Example number 1. This is to inform you that your book has been rejected by our publishing company as it was not up to the required standard. In case you would like
like us to reconsider it, we would suggest that you go over it and make some necessary changes. सो वो यहाँ पे बता रहे हैं आपने जो हमें बुक दी गई है वो रिजेक्ट कर दी गई है पब्लिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने, बिकॉज वो स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करी या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल नहीं करी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसे रिकंसिडर करें तो आपको क्या करना है, सजेशन के अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंजिंग करनी है जो कि जरूरी है। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज, well, sorry, we can't publish your book as it doesn't fit into our standards. Why not? We make a few improvements, possibly then we can reconsider publishing it. सो वही चीज दोबारा की जा रही है, तो कहा जा रहा है वेल सॉरी, आपका जो पब्लिश बुक आपने पब्लिश करने के लिए दी है वो हमारे स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो रही है। सो अगर आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर दें तो पॉसिबल है कि हम उसको पब्लिशिंग के लिए रिकंसिडर कर सकें। द डिफरेंस बिटवीन द टू एग्जांपल्स इज ऑब्वियस। डिफरेंस जो है दोनों एग्जांपल में बहुत वाज़ेह है। द फर्स्ट वन इज फॉर्मल एंड द सेकंड इज informal, although the message is clear in both. कह रहे पहले वाला क्या है, फॉर्मल है, दूसरे वाला इनफॉर्मल है, लेकिन मैसेज दोनों में क्लियर है। फॉर्मल राइटिंग स्टाइल इज suitable for schools, college and universities, essays, scientific papers, research papers, conference presentations, legal documents and business proposals. So formal writing किसमें यूज होती है, schools, colleges, universities, essay writing, scientific papers हो, research papers हो, conference presentation हो, legal documents हो या फिर business proposal हो, इन सब में formal writing style यूज होता है। Informal writing style is fine for personal writing, letters or emails to friends. Friends को लिखने के लिए personal writing जो होती है उसमें letters हो, emails हो, तो वो जो है informal way में आप लिख सकते हैं। So our next topic is how does formal academic writing look like? Formal academic writing जो है वो कैसे होनी चाहिए? There are many features of formal academic writing and we shall explore just a few of them here. कहते हैं जो features हैं formal academic writing के वो बहुत ज़्यादा हैं, but यहाँ पर हम चंद को देखेंगे। Writing conventions are different from speaking convention. Writing convention जो है speaking convention से different है। When we speak, we may use informal, everyday or conversational language, whereas in more formal academic essays, formal language is required when we have to follow language and grammatical I think वो इतना ही वहां तक सेंटेंस है। सो वो कह रहे हैं कि राइटिंग जो कन्वर्सेशन है वो डिफरेंट है स्पीकिंग कन्वर्सेशन से। मतलब जब आप कम्युनिकेट करते हैं वर्बली तो वो डिफरेंट है, अगर आप राइटिंग में कर रहे हैं तो वो डिफरेंट होता है। हम जब बोल रहे होते हैं तो हम इनफॉर्मली एवरीडे लाइफ में कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज करते हैं। जब हम लिख रहे होते हैं एकेडमिकली तो हमें फॉर्मली लिखना होता है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी होती है और हमें लैंग्वेज और ग्रामर को फॉलो करना होता है। सो हियर इज डिफरेंसेस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल और फॉर्मल का यहाँ पर आपको एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट दिखाया गया है, दोनों को आपस में कंपेयर करके वाज़ेह करके बताया जा रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज इनफॉर्मल। इन इनफॉर्मल we may use informal words and expressions such as kids, guy, awesome, amazing, etc. But informal, avoiding using informal words and expression, rather substitute kids with children, guy with person, man or boy, awesome and amazing with wonderful etc. So हम informal में kids, guy, someone, amazing use कर सकते हैं, but informal writing हमें क्या use करना है, children, person, boy, awesome, अमेजिंग एंड वंडरफुल, इस टाइप के जो है ना हमें यूज करने हैं वर्ड्स, यानी कि हम इस तरह की वोकैबुलरी यूज करेंगे जो फॉर्मल के अंडर आती है। मे यूज constructions such as can't, won't, shouldn't, etc. Informal, avoid constructions, write full words such as cannot, will not, should not, etc. May use abbreviated words such as,
photo, TV, etc. But informal, avoid using abbreviated words, instead use full versions like photograph, television. So हमें abbreviated words use नहीं करने formal writing में. We use active voice. For example, we have noticed that use passive voice such as it has been noticed that. मीन हमें जो है ना पैसिवाइज यूज करना है फॉर्मल राइटिंग में. मी यूज शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस. इनफॉर्मल में हम शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, बट इनफॉर्मल लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर प्रेफर्ड. लंबे और जो है ना मुश्किल जो है उन सेंटेंसेस को प्रेफरेंस दी जाती है फॉर्मल राइटिंग में. मी यूज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. हम आई को यूज कर सकते हैं आर, मी, एंड द सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू. मैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन हम यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल में. फॉर्मल में अवॉइड पर्सनल प्रोनाउन एंड इंस्टेड यूज आइदर प्लूरल्स और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, आर, दे. सो हम लोग जो है इनफॉर्मल में हम फर्स्ट और सेकंड, बट फॉर्मल में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यूज करते हैं. These are just some of the differences between formal and informal writing. The main point of to remember is that both are correct. It is just a matter of tone and setting. कह रहे हैं कि ये differences हैं जो हमने बताए हैं formal और informal writing के, but the याद रखने वाला मेन पॉइंट ये है कि both are correct, बट सिर्फ टोन और सेटिंग का डिफरेंस है. फॉर्मल इंग्लिश इज यूज्ड मेनली इन एकेडमिक सेटिंग. फॉर्मल जो है वो एकेडमिक सेटिंग में यूज होती है, एंड प्रोफेशनल्स और बिजनेसेस कम्युनिकेशन में. वेयर एज इनफॉर्मल इंग्लिश इज कैजुअल एंड इज अप्रोप्रिएट व्हेन कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स एंड पीपल यू आर क्लोज टू. और आपने क्या करना है, इनफॉर्मल फ्रेंड्स के सर्कल में यूज कर सकते हैं या जो आपके बहुत ज्यादा करीबी लोग हैं. चूज द स्टाइल ऑफ राइटिंग कीपिंग इन माइंड व्हाट यू आर राइटिंग एंड टू whom. आपने जहन में रखना है कि आप क्या लिख रहे हैं और किसके लिए लिख रहे हैं. बट whichever style you write, informal or informal, be sure to keep it consistent. Don't mix the two. मीन जो भी स्टार्ट किया फॉर्मल है या इनफॉर्मल है तो आपने उसी को रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है. If you are writing a cover letter for a job application or a college academic essay, you would write in a formal style. अगर आप जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं या कॉलेज एकेडमिक ऐसे लिख रहे हैं तो राइटिंग स्टाइल should be formal. If you are writing a letter to a friend, writing something personal, then you write in an informal writing style. और अगर फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल में आप informal writing style यूज कर सकते हैं. So here are three types of writings. Formal, written to an unknown audience. जब आप unknown audience के लिए लिख रहे हैं तो आपने pure formal लिखना है. I'm applying for the post of a receptionist advertised in the local paper. मैं आपको लिख रहा हूँ पोस्ट के लिए जो कि रिसेप्शनिस्ट की है, जो कि एडवर्टाइजमेंट में आई है एक लोकल पेपर में. आई एम एन एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर द जॉब बिकॉज ऑफ माई सिग्निफिकेंट secretarial experience, good language skills and a sense of commitment. So वो यहाँ बता रहा है कि मैं इस जॉब के लिए एग्जैक्ट हूँ या अप्रोप्रिएट पर्सन हूँ बिकॉज मेरे पास जो है वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरी लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी है और मेरा सेंस ऑफ कमिटमेंट भी बहुत अच्छा है. सेमी फॉर्मल, रिटन टू अ पर्सन यू नो. सेमी फॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के दरमियान में आप लिख सकते हैं उस शख्स को जो आप जिसको जानते हैं. आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट दैट इज currently open in the company. मैं रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए लिख रहा हूँ जो कि रिसेंटली कंपनी में आई है, ये उसे कंपनी ने ऑफर किया है. एज यू आर अवेयर, अगर आप जानते हैं, आई हैव वर्कड एज अ टेम्पररी एम्प्लॉय विद योर कंपनी इन दिस पोजीशन बिफोर. और आपको पता है कि मैं इससे पहले आर्जी बुनियादों पर आपकी ही कंपनी में काम करता रहा हूँ. एज सच आई नॉट ओनली हैव एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ दिस पोजीशन. मेरा ना सिर्फ तजर्बा है और
नॉलेज है इस पोजीशन के बारे में, बट आल्सो ऑलरेडी अंडरस्टैंड द कंपनीज नीड एंड रिक्वायरमेंट फॉर दिस जॉब। इसके अलावा मैं कंपनी की जरूरत और कंपनी की रिक्वायरमेंट्स, जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स उनको भी जानता हूँ, ये समझता हूँ। इनफॉर्मल विच इज इनकरेक्ट। I read in the paper that you are looking for a receptionist. मैंने पेपर में पढ़ा है आप रिसेप्शनिस्ट की तलाश में हैं। I think that I am good for that job. मैं समझता हूँ मैं इस जॉब के लिए बेहतर हूँ, because I have done stuff like in the past, क्योंकि मैं इस जैसा काम पहले पास्ट में कर चुका हूँ। Am good with words, मैं लफ्जों के साथ अच्छा हूँ, and am incredibly well organized, और मैं बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हूँ। सो यू कैन सी दैट उसने आई एम की बजाय एम से लिखा हुआ, जो कि वेरी इनफॉर्मल वे है, तो आप वो फॉर्मल सेटिंग में इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। The following two paragraphs are both about the cricket World Cup matches. One is written in formal English and one in an informal style. Read both and notice the differences. So first is informal. So here is exercise number 6. So viewers, let's try to read it. Read these example. Avoid, use, kids, children's, okay, all right, and acceptable. So ये formal और informal को बताया गया है. So here is an exercise that will teach you what different words we can substitute. हमने देखना है कौन से वर्ड सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं. रीड द वर्ड्स गिवन इन 2 कॉलम्स इन द टेबल गिवन बिलो. टेबल में दिए कॉलम में जो अल्फाज दिए हैं उन्हें देखें. राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड एंड दैट हैज अ सिमिलर मीनिंग इन द मिसिंग स्पेस. तो आपने फॉर्मल जो दिए हैं उसका इनफॉर्मल बनाना है और जो इनफॉर्मल है उनका फॉर्मल. तो यहाँ हमें एक वर्ड दिया गया है जो कि इनफॉर्मल वर्ड है, दैट इज हेल्प. सो हमने ये देखना है कि जब हेल्प इनफॉर्मल वर्ड है तो इसका फॉर्मल वर्ड क्या है. तो फॉर्मली अगर हमने हेल्प को सब्स्टिट्यूट करना है तो हम करेंगे असिस्ट से. सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगी. यू कैन राइट ओवर हियर असिस्ट, ये फॉर्मल है. सीज होता है रोक देना, तो उसके ऑपोजिट आप लिख सकते हैं एंड. सीज हम यूजुअली करते हैं सीज द फायर, तो वो एंड के मायने में आएगा. कमेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं बिगिन स्टार्ट. बिगिन लिख सकते हैं, स्टार्ट लिख सकते हैं. यूज है तो अगर हमने यूज इनफॉर्मल है, इसका फॉर्मल लिखना है तो हम यूटिलाइज लिखेंगे. डिक्रीज हमारे पास फॉर्मल फॉर्म है तो इसकी इनफॉर्मल हमने बनाना है तो वह है डिक्लाइन. डेमोस्ट्रेट हमारे पास फॉर्मल है, इसका इनफॉर्मल बनाना है तो हम बना सकते हैं शो या डिस्प्ले. डिपार्ट का उन्होंने खुद ही दिया है गो. वांट हमारे पास है इनफॉर्मल, तो इसका हमने जो फॉर्मल बनाना है तो वो हम डिजायर लिख सकते हैं. इंक्वायर हमारे पास फॉर्मल है, इनफॉर्मल हम इसका डिजायर का बना सकते हैं डिजायर. इंक्वायर का हमने बनाना है आस्क हम बना सकते हैं. हमारे पास एंड है इनफॉर्मल, तो जब हमने इसका फॉर्मल बनाना है तो हम डेडलाइन इसका लिख सकते हैं. सेम टेल है इनफॉर्मल, इसका हमने जब फॉर्मल बनाना है तो हम इनफॉर्म लिख सकते हैं. ऑब्टेन का इनफॉर्मल जब हम बनाएंगे तो हम उसे गेट लिख सकते हैं. प्रिजर्व अगर लिखना है तो इसका हम इनफॉर्मल सेव, प्रिजर्व करना, सेव करना. रिजेक्ट का इनफॉर्मल हम बना सकते हैं रिफ्यूज. फ्री है तो उसका जब हमने फॉर्मल बनाना है तो हम फ्री का फॉर्मल बनाएंगे लिबर्टी. मेंट का फॉर्मल बनाएंगे हम तो रिपेयर. रिक्वायर का हम जब इनफॉर्मल लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं रिक्वायर का इन नीड. रिक्वायर का इनफॉर्मल नीड. लिव का हम लिख सकते हैं अलाइव या एग्जिस्ट. और रिटेन का हमने जब इनफॉर्मल बनाना है तो हम क्या लिख सकते हैं कीप. So viewers, these are your exercise. In our next lecture we will solve our next exercise, which is exercise number 7. तो आज के लिए इतना ही हमारा लेक्चर है. व्यूवर्स, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आपको मिल सके. वीडियो को लाइक करें और
बाकी स्टूडेंट के साथ प्लीज शेयर करें। अगर इन लेक्चर से आपको हेल्प हो रही है तो वो स्टूडेंट जो ओपन यूनिवर्सिटी के और जिन्हें ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और आपने इन लेक्चर्स को साथ साथ प्रिपेयर करना है तो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज।